हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूइड के लेक्चर नंबर 18 में, जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं पिछले लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमारे कुछ क्वेश्चंस बच चुके थे। हाँ, ये जो आपके क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ भी है। और फिर हम लोग इन दो क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट की, फिर बात करेंगे कैपिलरी एक्शन की, एंड फिर हम लोग लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, जो अपना विस्कोसिटी वाला पार्ट है या उसके आगे स्टोक्स लॉ वगैरह वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। हर एक स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। अब स्कूल में अगर पढ़ाया गया है तो ही इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, नीदर आप इसको अनइम्पॉर्टेंट कर दीजिएगा, क्योंकि स्कूल में आपको जो पढ़ाया गया है वहीं से पूछा जाएगा। पर भाई कंपटीशन तो अलग ही है, तो वो आपके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बोल रहा है प्रूव दैट इफ टू बबल्स रेडियाई R1 एंड R2 कोएलीज। पहली बात तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कोएलीज। कोएलीज मतलब होता है मिलना। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था स्प्लिटिंग ऑफ बबल, मतलब देखो बड़ा बबल छोटे बबल में टूट रहा था। ठीक है, अब कोएलीज में क्या है कि इसका उल्टा है कि छोटे छोटे बबल्स मिलके या छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, हम उसे बोलते हैं कोएलीज। अब आइसोथर्मली, अब भाई ऑब्वियस सी बात है, ये मैं मान के चल सकता हूं आपने आइसोथर्मली वर्ड कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में सुना ही हुआ होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको बता दिया जाता है कोएलीज आइसोथर्मली इन वैक्यूम। अरे नहीं पता तो क्या होता है भाई, कोई भी रिएक्शन अगर सेम टेम्परेचर पे हो रही है, यानी टेम्परेचर ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं आइसोथर्मली। क्लियर है बात? चलिए, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम यानी जो भी चीजें हो रही हैं ये वैक्यूम में हो रही हैं, देन रेडियस ऑफ न्यू बबल विल बी। तो नए बबल का रेडियस कितना होगा? अब यहाँ पे हम लोग बेसिक से चलेंगे, क्योंकि अपने पास कोई फॉर्मूला इसका नहीं है। तो अपने पास क्या था, एक बबल है। क्या है? बबल है, और बबल में दो सरफेसेस होती हैं। तो हम बनाएंगे भैया, एक बबल अपने पास ये है, ये है ना, जिसका रेडियस हम लोग मान के चलेंगे, जिसका रेडियस हम लोग मान के चलेंगे, अरे ची हो गया, अरे मर्दा, हाँ, यहाँ से ये आपका मान लो R1 है, और अपने पास एक दूसरा बबल है। इस बार कोई चेंज नहीं किया जाएगा, चाहे गंदा बने चाहे बेकार बने चाहे अच्छा बने, मतलब ये R2 है। अब दोनों का रेडियस सेम नहीं है, जब दोनों को हम लोग कोएलीज करेंगे यानी मिलाएंगे तो एक बड़ा सा बबल बनेगा। अब उस बबल का रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, हम उसकी बात करने चल रहे हैं। ठीक है मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो R है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहली बात तो बबल के अंदर क्या होता है, बबल के अंदर क्या होता है? गैस। ये ड्रॉप की बात नहीं हो रही, बबल की बात हो रही है। और आप ध्यान सुनो, आप एक चीज ध्यान सुनना, आपको बताया गया था कि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, पर हमने गैसेस के लिए नहीं बोला था, है ना, कि गैस भाई कंप्रेस हो सकती है, पर अपना जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है। आपका लिक्विड का डेंसिटी हमने सेम माना था, हम लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल मान रहे हैं। सर यहाँ पे आप ये चीज क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप में से काफी बच्चों को लगेगा कि अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ जाएंगे तो जो इसका वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम होगा, मिलाएंगे तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि इसके अंदर गैसेस हैं और गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, इसके अंदर भाई बबल है, तो बबल के अंदर यहाँ पे भी गैस होगी, इसके अंदर गैस होगी, और यहाँ पे भी इसके अंदर गैस होगी और इस गैस की वजह से हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। आपने कहीं ना कहीं स्टेट्स ऑफ मैटर में ये वाली इक्वेशन पढ़ ली होगी, आइडियल गैस इक्वेशन, PV बराबर nRT। हम लोग इसकी बात करेंगे आगे थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन आपने ये या KTG वगैरह आप समझ लो, KTG में ही बात कर लेंगे। तो PV बराबर nRT आपने इक्वेशन पढ़ी, जिससे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो वो यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि भाई अगर वॉल्यूम यहाँ पे आपका चेंज हो सकता है, प्रेशर वगैरह लगाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, तो आपको वॉल्यूम चेंज हो सकता है गैसेस के लिए। हम लोग ये फॉर्मूला फ्लूइड के लिए नहीं लगा सकते, हम सिर्फ गैसेस के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम कैसे करेंगे सर? तो ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई देखो, टर्म क्या है, आइसोथर्मली। क्या है? आइसोथर्मली। अगर आइसोथर्मली है
तो अब आप ध्यान से देखो, अगर आइसोथर्मली है तो ये जो यहां से एक चीज आप ध्यान से देखना, आप सीखो पहले इसको। n बराबर क्या होगा, PV अपॉन RT होगा। ये चीज सर हम ये कैसे सोचेंगे, देखो आपके अंदर डाउट आएगा सर हम ये कैसे सोचेंगे, इसीलिए तो आपको हम सोचवा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं कि आप ये पढ़ के जाओ। जब आपके दिमाग में या आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दोबारा आएगा, या आप लाइफ में कभी ऐसे क्वेश्चन दोबारा करोगे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन सर ने कराया था, इस क्वेश्चन को हम ऐसे टैकल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करोगे, ध्यान से देखो भाई, इसके अंदर गैस के कुछ मोल्स होंगे, इसके अंदर भी गैस के कुछ मोल्स होंगे, इसके अंदर भी गैस के कुछ मोल्स होंगे। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे गैस के मोल्स N1 है, यहाँ पे गैस के मोल्स N2 हैं, और यहाँ पे गैस के मोल्स N है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N? बताइए, ये क्या लिख सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है यार, नंबर ऑफ मोल्स कहीं हम बाहर से डाल थोड़ी ना रहे हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे होंगे गैस के उतने यहाँ पे होंगे, और टोटल मिला दो तो ये मिल जाएगा। क्लियर बात, इधर इज इक्वल टू इधर। चलो ठीक है, अब N1 की वैल्यू क्या लिखोगे, अब मान लो ध्यान से सुनना, N1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी P1, इसका वॉल्यूम V1 अपॉन में RT, प्लस P2 V2 अपॉन RT इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे, PV अपॉन में RT। क्लियर बात, क्या आपको ये लाइन समझ आई? अब RT से RT कैंसिल आउट। आइए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा P1 V1 प्लस P2 V2 बराबर P इंटू V। क्लियर है बात? ठीक। अब P1 की वैल्यू सर कैसे लिखेंगे, P1 क्या है, यहाँ का प्रेशर है, इस गैस का प्रेशर है। आप कैसे लिखोगे, तो आपको लिखना बताया गया था P1 बराबर हो जाएगा 4T बाई R1। P2 क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल हो जाएगा 4T बाई R2, और यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P आपका हो जाएगा 4T बाई R, है ना? क्लियर बात, क्लियर है? अब और रखो, तो P1 की जगह पे आप लिखोगे 4T बाई R1, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4T बाई R2 प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब इज इक्वल टू 4T बाई R इंटू 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर है बात, क्या ये समझ आया? अब यहाँ से 4T से 4T कैंसिल आउट हुआ, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हुआ। आप देखो आपको क्या मिल रहा होगा, आपको मिल रहा होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और करके आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू अंडर रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। क्या आपको यही प्रूफ करना था? आप इस सवाल को ना इंपॉर्टेंट मान के चलो, कॉन्सेप्ट मान के चलो कि हमने इसको कैसे सीखा है। सवाल नहीं, आप इसे कॉन्सेप्ट के तौर पे सीखो, है ना, कि ये एक कॉन्सेप्ट है, हमें ऐसे सवालों को ऐसे करना है। क्लियर है बात? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रूव दैट इफ टू बबल्स ऑफ रेडियाई, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था, ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, जहां पे R2 की वैल्यू बड़ी है और R1 की वैल्यू छोटी है, यानी अपने पास जो दो बबल्स है उनका जो रेडियस है वो एक समान नहीं है। बोल रहे जब इन कांटेक्ट में आते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप रिलेट करिएगा, क्योंकि मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ आपने अभी तक देखा नहीं होगा। अगर देखा होगा तो आप रिलेट कर पाओगे, आप समझ भी पाओगे चीज़ों को, है ना। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब मम्मी कपड़े धुल लें या आप कभी कपड़े धुलो तो आप देखिएगा वहाँ पे दो बबल्स एक दूसरे के साथ जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होता है। हम बस उनकी सरफेस की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपके पास एक छोटा बबल होगा और एक बड़ा बबल होगा, जब आपके पास एक छोटा बबल होगा और एक बड़ा बबल होगा तो क्या होगा, तो इस छोटे बबल के अंदर भी एक प्रेशर होगा जो होगा 4T बाई, इसका रेडियस मान लेते हैं R1 है और इसका रेडियस मान लेते हैं R2 है, तो यहाँ पे होगा R1 और इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो होगा 4T बाई R2। आप सबको पता है कि छोटे वाले बबल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बड़े वाले बबल के अंदर प्रेशर कम है। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे क्या होगा, आपको एक सरफेस ऐसे देखने को मिलेगी, आपको एक सरफेस ऐसे देखने को मिलेगी। आपके दिमाग में डाउट आएगा सर ऐसे तो नहीं बनता, तो
आप जाके देखो, यही चीज़ मैं आपसे बोल रहा था, अगर आपने देखा होगा तो आप रिलेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बन नहीं रहा है, इग्नोर दैट। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि जब दो बबल्स कांटेक्ट में आते हैं देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। अब इसको समझिएगा, यहां पे आपको ये सरफेस मिलती है, अभी क्यों मिल रही है मैं समझाता हूं। बोल रहा है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉमन सरफेस का, अब आपने क्लास 10th में कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्ड सुन ही लिया होगा कि आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है, जिस गोले का पार्ट होता है यानी जिस स्फेयर का पार्ट होता है, उसके रेडियस को आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो। तो यहाँ भी आपको एक रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक स्फेरिकल मिरर जैसा कर्व देखने को मिल रहा है। तो ये भी किसी गोले का पार्ट होगा, तो जो इसका रेडियस होगा, मान लेते हैं स्मॉल r है, बोला जा रहा है कि आप प्रूव करो कि इसका जो रेडियस r है वो इतना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये यहाँ पे ऐसे क्यों बन रहा है। पहली चीज जो आपको डाउट आ रहा होगा, पहला चीज आप जाके, दूसरी चीज आप जाके जब एक्सपेरिमेंट करोगे, आप आसपास कपड़े धुल के देखोगे तो आप समझ पाओगे कि ऐसे ही बन रहा है। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। पहली बात तो मानना ही आप लोगों में से काफी लोगों के लिए मुश्किल होगा, तो आप अभी के लिए मान लो कि हाँ ऐसा होता है। अभी क्यों होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप पहले तो इतना समझो कि आपके पास एक रॉड है, अगर इस रॉड को मैं ऐसे छोड़ दूं, या कोई एक चीज है, एक स्ट्रेट चीज है, यहाँ पे तो नहीं, चलो ये वायर है मेरे पास, है ना, ये अपने पास माइक का वायर है। ठीक है, इस वायर को अगर आप ध्यान से देखो, इस हिस्से को आप ध्यान से देखो, अभी ये सीधा है, अभी ये सीधा है। रीजन क्योंकि अभी मैंने ना अभी इसको मैंने दबाया नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर से ध्यान से देखना, यहाँ से ऐसे दबा रहा हूँ, ये क्या मुड़ जा रहा है। क्यों मुड़ रहा है सर, आप दबा रहे हो, पॉइंट करना इस बात को कि भाई मैं इसको ऐसे जब प्रेस कर रहा हूँ तो ये इधर की तरफ क्या हो रहा है, झुक जा रहा है। सेम तरीके से आप समझिएगा कि मैंने ऐसे कोई रॉड वगैरह लेके रखी हुई है तो ये भी स्ट्रेट मिलेगा। रीजन बिहाइंड इट कि जितना प्रेशर ऊपर की तरफ है उतना ही प्रेशर नीचे भी है। अब प्रेशर की वजह से लगता है फोर्स, अब एरिया सेम है तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना फोर्स नीचे लगेगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां से दबाना शुरू कर दूं तो क्या होगा, तो अब फोर्स यहां पे ज्यादा हो जाएगा। या तो मैं बोलूं इसे एक दूसरे लैंग्वेज में कि यहां का प्रेशर मैं ज्यादा कर दूं तो इस यहां के प्रेशर की वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा और यहां के प्रेशर की वजह से फोर्स कम लगेगा। तो ये जो चीज है आपको ऐसे दिखना नहीं शुरू हो जाएगी, अरे बंजा पंजा तुम मेरी राह, हाँ ऐसे 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 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ के प्रेशर की वजह से इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये ऐसे बेंड होगा। सेम चीज अभी आपको समझाई कि भाई इस गोले की वजह से यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो ऐसे ही तो बेंड कराएगा इसको। आप सोचो ऐसे क्यों नहीं है सर, ऐसे ही इसलिए नहीं है क्योंकि भाई यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अलग अलग है, आपने खुद लिखा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अब डेरिवेशन कैसे करेंगे। इतनी बात बताने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट ए मान लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट बी मान लीजिए। अब आपके एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी का प्रेशर लिख सकते हैं। तो प्रेशर एट ए शायद ये है और प्रेशर एट बी शायद ये है, तो हो जाएगा प्रेशर एट ए इज इक्वल टू 4t बाई स्मॉल r1 और प्रेशर एट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4t बाई स्मॉल r2। क्लियर है। अब आप ये दोनों लिखने के बाद अपने दिमाग में एक चीज इमेजिन करो कि भाई ये भी तो एक गोला ही है। आप इस चीज को बस इमेजिन करो, आप उस डेरिवेशन को यूज करो या उतनी चीज, आपका दिमाग उतना ट्रेन हो ही चुका होगा कि आप इन चीजों को समझ पाओ। आपको जब पिछली क्लास में बताया गया था कि आपके पास एक गोला है, गोले में हमने एक पॉइंट इधर लिया था एक पॉइंट इधर लिया था और बोला था कि जो इनसाइड वाला पॉइंट है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और आउटसाइड वाले के लिए प्रेशर कम होगा। सेम चीज अगर मैं बोलूं कि ये वो गोला है r रेडियस का, तो ए पॉइंट इस गोले के लिए इनसाइड वाला पोर्शन हो जाएगा और बी वाला आउटसाइड हो जाएगा। तो ए का प्रेशर ज्यादा होगा और बी का प्रेशर कम होगा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो आप कैसे लिखते थे, आप बोल सकते थे पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू यहां के लिए लिखते 4t बाई r। अब यहां पे आपको पी ए की वैल्यू पता है, ये आपको पी बी की वैल्यू पता है, पुट करो आपको मिल जाएगा आंसर। तो पी ए की वैल्यू 4t बाई r1, पी बी की वैल्यू 4t बाई r2 और इधर 4t बाई r। मैंने शुरुआत में बोला था आपको, कल के लेक्चर में भी बोला था, यहाँ पे डेरिवेशन के नाम पे 2 या 3 लाइन मिलेंगी आपको। बाकी प्योर कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है आपका दिमाग कितनी तेज चल रहा है। क्या कर रहा हूँ, पी ए की वैल्यू मुझे पता थी, पी बी की वैल्यू मुझे पता थी, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी और सॉल्व हो गया। 4t से 40 कैंसिल आउट हुआ, आपको यहाँ पे मिल रहा है r2 माइनस r1
अपॉन में R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/r। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको R की वैल्यू मिलने वाली है R1 इंटू R2 अपॉन में R2 माइनस R1, और यही आपको प्रूफ करना था। क्या लिख रहा था, कुछ तो लिख रहा था ना। चलो हेंस प्रूव्ड, मैं हेंस प्रूव्ड की जगह पर H है ना, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात, क्या आपको समझ आया? देखो मैंने बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर आपको समझना था कि भाई ये बबल है, इस बबल की वजह से ये सरफेस ऐसे बनेगी। आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे क्यों नहीं बनी, मैंने बढ़िया से उसको एक्सप्लेन किया है, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। अब आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि ये कब बनेगा, तो ये तभी बनेगा जब ए और बी का प्रेशर सेम हो जाए। ए और बी का प्रेशर सेम करने का मतलब जानते हो क्या होगा, R1 बराबर R2 हो जाए, R1 बराबर R2। और जैसे आप R1 बराबर R2 करोगे तो आपको स्मॉल r की वैल्यू इन्फिनिट मिलेगी। स्मॉल r की वैल्यू इन्फिनिट मतलब जानते हो, याद करो, कौन से मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिट होता था, प्लेन मिरर का। तो यहाँ पे आपको प्लेन सरफेस मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। 10वीं बेकार नहीं थी, देखो बहुत यूज काम क्या आ रही है ना। तो भाई साहब आपको ये वाली सरफेस कब मिलेगी, ध्यान से देखना, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आपको हमेशा सरफेस ऐसे ही मिलेगी, छोटे वाले बबल की तरफ ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो ऐसे उसको दबा देगा। आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये तभी देखने को मिलेगा जब R1 बराबर R2 होगा, है ना। R1 बराबर R2 होगा तो आपको R की वैल्यू इन्फिनिट मिलेगी। और R की वैल्यू इन्फिनिट मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसे गोले का पार्ट है जिसका रेडियस इन्फिनिट है। समझ आ रही है बात? आई होप आपको ये बात समझ आई हो, है ना। फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको पॉज करो और इसे नोट करो, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की। आई होप आपने उसे नोट कर लिया हो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बताने से पहले मैं चीज़ों को थोड़ा सा आपको आपसे रिलेट करना चाहूँगा, फिर आगे बात करते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक नॉर्मल सी एनालिसिस करते हैं जो आपने आसपास या कहीं ना कहीं इस वर्ड को सुना हुआ होगा। जैसे अगर आप एक ग्लास लो, ग्लास में पानी भर दो, है ना, ग्लास लो, कांच की ग्लास ले लो बेसिकली। मैं बीकर की बात कर लेता हूँ। आपने अगर कभी केमिस्ट्री की लैब में बीकर वगैरह देखा हो या बुक में आपने देखा ही होगा NCERT में, तो अगर आप एक बीकर लो, बीकर में पानी भरो और पानी गिरा दो, तो आप अगर वो बीकर पोछो वगैरह नहीं तो आप किसी को दोगे ना तो वो पक्के से बता देगा भाई इसमें पानी तुमने रखा था। क्यों? क्योंकि जब आप पानी गिरा रहे होगे ना तो उसमें वाटर की कुछ ड्रॉप्स जो है या ड्रॉपलेट से बोल सकते हो, वो दीवार में यानी उस ग्लास के सरफेस के साथ चिपक जाती है। लेकिन अगर इसी का दूसरा हिस्सा देखो, अगर आपने उसी टेस्ट ट्यूब में मरकरी फिल कर दिया और मरकरी एक बार फिल करने के बाद गिरा दिया, तो अगर आप वो ग्लास ले जाके किसी दूसरे को दोगे भैया लो, तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि उसमें मरकरी थी। क्यों? क्योंकि मरकरी का एक बूंद, मतलब एक बूंद भी उसमें चिपकेगा नहीं। बात आप समझ पाए हो? अब यहां पे आप चीज समझिएगा कि मैं ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वर्ड कहां से आया कि भाई अगर आप किसी भी, मतलब जैसे होता ना, आपने, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। आपने देखा होगा पानी कपड़े पर डालो तो क्या होता है, कपड़ा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी कपड़े पर डालो तो क्या होता है, कपड़ा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसके सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, या तो मतलब उसे सरफेस को भिगो देता है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर वही पानी एक क्या बोलूँ मैं, एक प्लांट होता है, उसका नाम अरबी होता है ना, अरबी हम लोग गाँव में बोलते हैं। अगर आप गाँव से हो तो आप शायद समझ पा रहे होगे, है ना। अगर मुझे फोटो वैसे यहाँ पे मतलब वीडियो में क्या बोलते हैं उसको कनेक्ट करना नहीं आता है। अगर मैं सीख के यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका जो पौधा है उसकी फ़ोटो डाल दूंगा। अरबी होता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, टैरो करके होता है। तो अगर आपने कभी देखा हो, उसके ऊपर अगर आप पानी की बूंद डालो तो वो पानी की बूंद उस पर टिकती नहीं है, मतलब उसको भिगोती नहीं है। आप मेरी इन दो एनालिसिस को समझो कि अगर कहीं पे भी लिक्विड किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो दो चीजें हो सकती हैं। इतनी एनालिसिस, इतनी बात करने के बाद मैं आपसे बोल रहा हूं क्या, कि अगर कभी भी लिक्विड किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो दो चीजें पॉसिबल है। या तो वो उस सरफेस को भिगो देगा, या तो वो उस सरफेस को भिगोएगा नहीं।
यानी वो उस सरफेस से रिपेल हो जाएगा। दो चीजें हैं, क्लियर है बात? या तो सरफेस को भिगोएगा या तो सरफेस को नहीं भिगो पाएगा। अब ये भिगोना ना भिगोना कैसे पॉसिबल है? जैसे उस ग्लास के या उस बीकर में या उस टेस्ट ट्यूब में आपका पानी की बूंद चिपक गई थी पर मरकरी की बूंद नहीं चिपकी थी, क्यों? क्योंकि अगर इस सबको समझने के लिए आप पहले कुछ चीजें लिख लो, है ना। क्या होता है कि भाई वेन एवर अ लिक्विड रेस्ट ऑन अ सरफेस, अब वो चल रहा होगा तो भाई मे बी वो भिगो दे, है ना। whenever liquid rest on a surface then, तब वहां पे क्या हो सकता है? then it may wet the surface, it may wet the surface or repelled by the surface अब भाई या तो सरफेस को भिगो देगा या तो सरफेस को भिगो नहीं पाएगा। अब भिगो नहीं पा रहा, इसका मतलब क्या है कि सरफेस ने उसको रिपेल कर दिया है। अब आप इस बात को समझ सकते हो कैसे क्या, ठीक है। देखो, इसको समझने के लिए आपने कहीं ना कहीं आप इस जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं उसे आपने क्लास 9th में ही सुन लिया होगा। एक होती है फोर्स, कोहेसिव फोर्स, और एक होती है एडहेसिव फोर्स, है ना। आप समझो, इसको अच्छे से समझने के लिए आप दो फोर्सेस के नाम होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, है ना, और एक होता है एडहेसिव फोर्स। यहां पे लिखता हूं एडहेसिव फोर्स। अब स्पेलिंग भी मत जाइएगा, है ना, अगर गलत भी हो तो, है ना। एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। अब ये कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स होता क्या है? ये जो कोहेसिव फोर्स है ना, ये फोर्स होता है फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप, मतलब दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे पर वो सेम टाइप के रहेंगे, ये उनके बीच का फोर्स होता है। और ये होता है फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, कि भाई डिफरेंट काइंड के आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये उनके बीच के फोर्स को बताता है। आप समझिए इस बात को। मैं थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। इसको मैं मिटा दूँ, नोट करिए। चलिए, तो होता क्या है कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, समझिएगा उस बात को। चिपकते कैसे हैं? जैसे आपको मैंने बताया ना कि लिक्विड जो आपका पानी है वो ग्लास से चिपक जाता है पर मरकरी नहीं चिपकता है। तो इमेजिन करो कि आपने एक, ये ग्लास है, ये ग्लास का कोई सरफेस है, इसके ऊपर आपने वाटर डाला। क्या डाला? वाटर। तो वाटर जब आप भरोगे ना, जैसे समझ लो अपने पास ऐसे बीकर था, बीकर में आपने वाटर डाला, है ना। अब वाटर जब आप गिराओगे ना, देखो यहाँ पे वाटर के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। हम एक मॉलिक्यूल यहाँ की बात कर रहे हैं, है ना, और एक मॉलिक्यूल यहाँ की बात कर रहे हैं। अब वो सरफेस का हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला किनारे वाला, यही चिपकेगा, बीच वाले तो नहीं चिपकेंगे। अब ये मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे जो आपका ग्लास है उसके साथ भी कॉन्टेक्ट में है, तो ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे वो कॉन्टेक्ट में आया हुआ है। ये जो मॉलिक्यूल है, इसके बगल में एक वाटर का मॉलिक्यूल है। समझ आ रही बात? अब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ध्यान से समझना, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ऐसे मैं वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे दिखा दे रहा हूं। ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ऐसे इसके अंदर कलर भरेंगे, और जो अपने पास ग्लास का मॉलिक्यूल है इसके अंदर कलर नहीं फिल कर रहे हैं, ऐसे। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसी को जूम आउट कर रहा हूं। ये वाटर का मॉलिक्यूल दो टाइप के फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। देखो, इसको एक फोर्स तो ये भी दे रहा है ना। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा होगा तो ये अपने साथ इसको लेके चला जाएगा, लेकिन अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो ये यहीं पे चिपका रह जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई कि चिपकेगा कब? जब कोहेसिव फोर्स कम होगा, और नहीं चिपकेगा कब? जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा।
समझ आई बात भाई? देखो कोहेसिव मतलब क्या होता है? सेम, को मतलब सेम, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में अगर होगा फोर्स तो हम उसे बोलेंगे भाई ये कोहेसिव फोर्स है। अगर अपोजिट टाइप के बीच का तो वो हो जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, मान लो आप कहीं अपने रिश्तेदारी में गए हो, नानी के घर गए हो मान लो, तो जब आप नानी के घर जाते हो और फिर मम्मी बोलती कि अब चलने का टाइम है, चलो चलते हैं, तो बाबा बोलते हैं चलो चलते हैं, तो आपका जाने का, आप छोटे हो अभी, मान लो आप छोटे हो, तो क्या आपका जाने का मन करता है नानी के घर से वापस? तो नहीं करेगा। उस टाइम क्या होगा कि पापा मम्मी अपने घर का जो फोर्स है, जो आपका बॉन्ड है, वो स्ट्रांग उतना नहीं होता है, तो नानी के घर रुकने का मन करता है, तो वहां पे आपका एडेसिव फोर्स ज्यादा है। पर जब आप बड़े हो जाते हो तो नानी के घर आप गए, फिर आपका मन करता है यार कब चलेंगे यहाँ से, निकलो यहाँ पे, है ना? मतलब होता ना कि अपना घर सबसे प्यारा है, वो चीजें, वो फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। तो अब उस टाइम पे जब मम्मी बोलती है चलो या पापा बोलते हैं चलो, तो आप तुरंत रेडी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप चिपकते नहीं हो नानी के घर। रीजन बिहाइंड इट, उस टाइम आपका कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। समझ आई बात? आई होप आपको ये एनालॉजी समझ आई हो। ठीक है, नहीं समझ आई तो फिर क्या ये कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर इफ कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा एडहेसिव फोर्स से, एडहेसिव फोर्स से, तो मॉलिक्यूल जो होगा, लिक्विड जो होगा, वो उसके साथ चिपकेगा नहीं, है ना? वो उसके साथ चिपकेगा नहीं। तो वही चीज है लिक्विड, यहां पे आप लिखोगे लिक्विड विल नॉट स्टिक टू द सरफेस, ये बाकी चीज मिटा देते हैं, है ना? और अगर इसका उल्टा हुआ तो अब आप खुद से लिख सकते हो भाई, 11वीं में पहुंच चुके हो, छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको स्पून फीडिंग किया जाए, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। ये पहला केस है, ये अपने पास दूसरा केस है। इफ कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, तब क्या होगा? तब होगा लिक्विड विल स्टिक टू दी सरफेस, है ना? ये चीजें होती हैं। अब सर आप तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा रहे थे, आप ये कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स में कहाँ चले गए? भाई ये उन्हीं का पार्ट है। ठीक है, आपको तभी समझ में आएगा। अगर आपने कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, तो आप एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में यहां पे आ सकते हो, मतलब ये चीजें मिटा के अब से अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एडहेसिव फोर्स कम होगा, तो लिक्विड नहीं चिपकेगा, और अगर कोहेसिव फोर्स कम हुआ, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हुआ, तो लिक्विड सरफेस से चिपक जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है ये समझते हैं। बोला जा रहा है कि व्हेन लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट विद सरफेस ना, व्हेन लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस, बिटवीन क्या आ रहा था? विद सरफेस। देखो अगर कभी भी आपको कोई भी लिक्विड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो दो चीजें पॉसिबल है। देखिए पहली चीज क्या पॉसिबल है, मानते हैं वही सरफेस है, ये वही ग्लास है, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपके पास मरकरी है तो, नहीं है तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, है ना? तो ग्लास और इसके बीच में कांटेक्ट कैसे होता है। तो देखो जब आपका लिक्विड, मतलब एक ड्रॉप की बात हो रही है, कभी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, दो चीजें पॉसिबल है। या तो आपका जो लिक्विड है वो ऐसे बनाएगा शेप, या तो ऐसे शेप बनाएगा, ऐसे होता है ना? या तो ऐसे शेप बना लेता है ना? या तो फिर आपका जो लिक्विड है ऐसे शेप बनाता है। गंदा सा बन रहा है, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है। अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ये मान लो ऐसे आ रहा है। ये दो टाइप से आता है ना? ये दो तरीके से आता है। अब यहीं पे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे, पर एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करने के पहले हम कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो लिक्विड यहां पे दो इंटरफेस बनाता है। सर ये क्या मतलब है? देखो यहां पे आपका लिक्विड है,
यहाँ पे आपका कोई सरफेस है, तो लिक्विड का एक इंटरफेस ये है, मतलब कांटेक्ट जो पॉइंट है वो ये है, मान लेते ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे कोई सरफेस है, वो ग्लास भी हो सकता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर आप इमेजिन करो, इसी पॉइंट के बाद यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है, वो लिक्विड और एयर के बीच का इंटरफेस बना रहा है। क्या आपको ये बात समझ आई कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड एयर का है, ये मैंने बोला, और यहाँ पे लिक्विड और सरफेस है। तो मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट से। ये आपका लिक्विड और सरफेस का इंटरफेस है, ये आपका लिक्विड और एयर का इंटरफेस है। बात समझ आई है ना? ये क्या है, इंटरफेस किसका है, लिक्विड और एयर का, ये इंटरफेस है लिक्विड और सरफेस का। सेम चीज आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि भाई हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो एक ये आपका इंटरफेस मिलेगा और एक इंटरफेस आपको ये मिलेगा टेंजेंट ड्रॉ करते टाइम, है ना। इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा था ताकि सही से बन जाए। आपको दो इंटरफेस मिलता है। ये कौन सा इंटरफेस है, ये वाला जो इंटरफेस है ये है लिक्विड सरफेस इंटरफेस, लिक्विड सरफेस इंटरफेस, और यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। क्लियर है बात? ये लिक्विड सरफेस इंटरफेस है, यहां पे हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया हुआ है। ये यहां पे जो इंटरफेस है ये किसका टेंजेंट है, ये लिक्विड एयर इंटरफेस, उसका टेंजेंट है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि भाई लिक्विड, ध्यान से सोचो कि लिक्विड यहाँ पे, इसकी इंटरफेस की बात करो तो यहाँ पे लिक्विड और सरफेस का इंटरफेस, मतलब दोनों आपस में कांटेक्ट में है। यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे कौन है, एयर, दो का कांटेक्ट है क्या, नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका लिक्विड एयर इंटरफेस है। अब दोनों लिक्विड अलग हो सकते हैं, नो डाउट, एक आपका वाटर हो सकता है, एक मरकरी हो सकता है। अपने सिलेबस में यही दो है इंटरफेस, ठीक है। बात समझ आई? अब ये जो दो टेंजेंट बन रहे हैं, ये ध्यान से समझिएगा, ये जो दो टेंजेंट बन रहे हैं इनके बीच का एंगल देखो, यहां पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा, इसी को आप बोलते हो एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या आपको समझ आया? लिखने से पहले क्या आपको समझ आया कि लिक्विड सरफेस इंटरफेस और लिक्विड एयर इंटरफेस के बीच का जो एंगल होता है, अब वो टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट, वो सब आप लिख सकते हो। लिक्विड सरफेस इंटरफेस और लिक्विड एयर इंटरफेस के बीच का एंगल जो होता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। सेम चीज यहां पे देखो, ये लिक्विड सरफेस इंटरफेस है, ये लिक्विड एयर इंटरफेस है, दोनों के बीच का एंगल ये रहा। हाँ, अब आपको कुछ चीजें समझ आ गई होंगी कि सर यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, यहाँ पे एंगल एक्यूट बन रहा है ना। नो डाउट आपको समझ आ गया होगा। तो आप ध्यान से देखो, लिक्विड सॉरी, चलिए, अब यहां पे जो एंगल बन रहा है इनकी बात अगर करो तो ये इस केस में आपका एंगल जो है वो एक्यूट है ना। और यहां पे जो आपका एंगल है थीटा, इसी थीटा को आप एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हो, ये ऑब्ट्यूज है। अगर आपका एंगल थीटा एक्यूट है तो लिक्विड जो है वो सरफेस को वेट कर देगा, और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो वो लिक्विड सरफेस को वेट नहीं करेगा। क्या आपको ये बात समझ आई है ना? इस केस में आपका लिक्विड है ना विल स्टिक टू द सरफेस होगा, विल स्टिक टू द सरफेस, और यहीं पे आपका जो बात है हम इसकी बात करते हैं, विल नॉट स्टिक टू द सरफेस। सॉरी, पीछे जाना भूल गया इस बार। अब समझिएगा, यहीं पे आपको बुक्स में आपको दो वर्ड देखने को मिलेंगे, एक हाइड्रोफिलिक होगा, एक हाइड्रोफोबिक होगा। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वर्ड कब यूज करते हैं, जब आपका लिक्विड सेम हो, यानी लिक्विड आपका वाटर हो। जब आपको सरफेस टेंशन पढ़ाया था उसमें आपको कुछ वीडियोस बताई थी, तो आपने देखा था जो मच्छर का पैर है वो हाइड्रोफोबिक मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो वो क्या करता है, वो लिक्विड को ऐसे प्रेस करता है तो उसमें लिक्विड चिपकता नहीं है ना। वो हाइड्रोफोबिक मटेरियल से मिलकर बना होता है। जैसे आपने कई मटेरियल्स देखे होंगे कि वो पानी उनको भिगोता नहीं है, वो पानी में गीले ही नहीं होते हैं, है ना। जैसे पॉलीथीन तो गीले होती है। जैसे आपको बहुत मटेरियल होते हैं, जैसे कि अभी तो याद नहीं आ रहा है, एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंस एंड फन ने, उसमें चैनल का नाम है, आपने देखा होगा। उसमें उन्होंने क्या किया था, जो रिमोट का वो नहीं आता है
रिमोट के ऊपर आप देखो बटन जो लगी होती है, उसको उन्होंने क्या किया था, जला दिया था। जलाने के बाद उसका कुछ तो बना था, है ना, वो जो सफ़ेद सफ़ेद बना था, उसको उन्होंने अपने हाथों पर रब किया, और रब करने के बाद उसको पानी में डाला तो उनका हाथ गिरा नहीं हुआ था, है ना। तो वो जो मटेरियल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो पानी से गिले ना हो, और जो पानी से गिले हो जाए उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। आपने ऐसा ही सेम नाम सुना होगा, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, सेम चीज़ें हैं। फिलिक मतलब लवर होता है, मतलब प्यार करना। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला। क्लियर है बात? तो सेम चीज आप समझिएगा कि विल स्टिक टू द सरफेस और विल नॉट स्टिक टू द सरफेस। अगर यहां पे लिक्विड आपका वाटर हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अगर लिक्विड आपका वाटर हुआ तभी बोलोगे, है ना। अगर यहीं पे आपका लिक्विड वाटर होता तो आप बोलते हो इसको हाइड्रोफोबिक। किसको बोलोगे? इस सरफेस को बोलोगे कि भाई आपकी सरफेस हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से डरती है, वो पानी से चिपके ही नहीं। भाई जिससे डरते हो उससे तुम कैसे चिपकोगे? हैं बोलो भाई, जिससे डरते हो जाके चिपकोगे? हैं भैया हम तुमसे चिपकना चाहते हैं, नहीं ना। तो आप इसे नोट करें। फिर हम आगे की बात करते हैं। डेफिनेशन वगैरह बहुत आसान चीजें हैं, है ना, कि भैया क्या होता है कि यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इन दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को आप लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। एंगल, सॉरी, डेफिनेशन इज वेरी इजी, है ना। हम डेफिनेशन वाले पोर्शन को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले थे इस पर। कौन पूछता है तुमसे एंगल ऑफ कांटेक्ट? बता देना मास्टर से कि सर एंगल बिटवीन लिक्विड एयर सरफेस इंटरफेस और लिक्विड सरफेस इंटरफेस के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऑब्वियस सी बात है भाई, लिक्विड सरफेस इंटरफेस और लिक्विड एयर इंटरफेस के बीच का एंगल आप यहीं पे तो बता पाओगे। मैं बोलूं यहां बता लोगे, यहां पे कैसे बता पाओगे? तो एंगल बिटवीन क्या होता है, ये लिखना, एंगल बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस एंड लिक्विड सरफेस इंटरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, लिख लोगे ना? लिख लोगे? चलिए नोट करिए इसको। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, जो कि है आपका शेप ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब, है ना। अब ट्यूब मतलब भैया वो ग्लास की ट्यूब हम लोग मान के चलेंगे, लिक्विड बदलते रहेंगे। शेप ऑफ लिक्विड इन ट्यूब। अब ध्यान से समझिएगा, जहां पे चीजें आपके लिए ऐड हो रही हैं, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है। अब तक आप लोग को हमने जो पढ़ाया, हाँ हम ही ने पढ़ाया है, आपने पढ़ाया, हम डाल रहे थे, एक ट्यूब ले रहे थे या कोई बर्तन ले रहे थे, और बर्तन में हम लोग थोड़ा सा पतला लेते, बर्तन में हम लोग पानी भर दे रहे थे, लिक्विड, और लिक्विड को हम ऐसे दिखा रहे थे अब तक, पर अब ऐसे नहीं दिखाएंगे। अब आपने खुद समझा कि थीटा हमेशा भाई जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होगा, या तो एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूस होगा, है ना। तब क्या करेंगे? अब देखो हम पहले केस मान रहे हैं कि आपका जो थीटा है वो एक्यूट है ना। क्या है? केस वन, आपका जो केस वन है, केस वन लिख के लिखते, केस वन जो है आपका, व्हेन थीटा इज एब्ट्यूस, व्हेन थीटा इज एक्यूट, अरे एक्यूट, है ना, व्हेन थीटा इज एक्यूट, तब की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपको हमने एक ट्यूब दिया, इस ट्यूब में आपने लिक्विड भरा, पानी की बात करते हैं, तो आप जब पानी देखोगे ना, पानी ऐसा सीधे नहीं बनता है, पानी का लेवल ऐसे होता है। आपने अगर कभी भी देखा हो तो पानी का लेवल ऐसे होता है, ट्यूब बहुत पतली सी है। जाना कभी लैब में, आपको बीकर मिलेगा, बीकर में पानी डालना, छोटा सा बीकर होता है, जब आप उसको देखोगे ऊपर से, या ब्यूरेट लेना, पिपेट लेना, उसमें जब आप पानी देखोगे, मतलब जितना पतला आपके पास ट्यूब होगा उसमें जाके देखना, आपको ये सरफेस ऐसे मिलेगी पानी के केस में। दूसरा वाला अगर आपको एक्यूट वाला कहाँ देखने को मिलेगा, आप वो कांच वाला थर्मोमीटर लेना, उसमें आप देखना मरकरी कैसे ग्लास के साथ कांटेक्ट में है, तो वहां पे जो आप देखोगे, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो मरकरी ऐसे बना रहा होता है, ऐसे ऐसे इकट्ठा होता है उसमें, ऐसे ऐसे कैप्सूल के फॉर्म में होता है। अरे बोलो हाँ कि ना, देखे हो कि नहीं देखे हो? रे पगड़े, आंखें बंद करके रखते हो क्या चारों तरफ? देखा करो दुनिया को, आसपास के, है ना। भगवान ने आंखें दी हैं तो कुछ आसपास की चीजों को ध्यान से देखा करो। सर देखते तो हैं ध्यान से, है ना। चलो इधर देखो, अब यहां पे आपको जो लिक्विड है वो इस शेप में रहेगा, है ना। अच्छा, अब यहां पे इस शेप में रहेगा, क्यों रहेगा वो हम बाद में बात करते हैं।
अभी आपने समझा था थीटा एक्यूट होता है, ऐसे होता है। अब मैं आपसे एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ए का प्रेशर और सी का प्रेशर आप लिख सकते हो। अब तक आप क्या करते थे, है ना, अब तक आप मेरे हिसाब से क्या करते थे, अब तक आप बोलते कि सर ए का प्रेशर P ATM है तो सी का प्रेशर हो जाएगा H rho g, पर अब ऐसा नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि हमने लिक्विड का शेप भी डाल दिया है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए ऐड होगी एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए ऐड होगी। वो सब छोड़ो, पहले पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि ए पर प्रेशर ज्यादा होगा कि बी पर प्रेशर ज्यादा होगा। जल्दी बोलो बच्चा, ए पर प्रेशर ज्यादा कि बी पर प्रेशर ज्यादा, तभी समझ आएगा ना आपको कि मैं क्या कहने चल रहा हूं, वरना आपको समझ नहीं आएगा। बताना कहां पे प्रेशर ज्यादा है। देखो, अगर आप में से काफी लोगों को लग रहा है सर बी पर प्रेशर ज्यादा होगा तो गधे हो तुम, मूर्ख, है ना, मूर्ख मूर्ख। इस केस में प्रेशर एट ए ज्यादा होगा प्रेशर एट बी के कंपैरिजन में। सर कैसे? अरे खुद सोचो, अभी एग्जांपल दिया था कि भाई ये चीज ऐसे बेंट हुई है, अगर ये चीज ऐसे बेंट हुई है इसका मतलब इसको ऊपर से किसी ने दबाया होगा। अब ऊपर से दबाया होगा इसका मतलब ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे प्रेशर कम होगा। ए पर प्रेशर ज्यादा है, बी पर प्रेशर कम है। आप ऐसे सोच सकते हो। या तो आपने कभी गुब्बारा अगर फुलाया हो और फुलाते गए फूट गया, जब गुब्बारा फूट गया तो आपने उससे चुटपुटिया बनाई होगी, फूटा, बनाया था। अब आप उस चीज को इमेजिन करो, जब आप गुब्बारा फुलाते हो तो क्या होता है, और जब आप गुब्बारा फूट जाता है, जब आप उसकी चुटपुटिया बनाते हो तो क्या होता है। दो चीजें इमेजिन करनी है। तो भाई साहब, जब आप गुब्बारा फुलाते हो ना, जब आप गुब्बारा फुलाते हो तो आपका शेप ऐसे तो बनता है यार, बाहर से ऐसे, तो ऐसे कर्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर का प्रेशर कम होता है ना। और जब यही जो होता है ना, गुब्बारा फूट गया, मान लो गुब्बारा फूट गया, अब एक ही समझ गया ना। अब देखो, अब उसको भी समझ सकते हो चुटपुटिया से। जब आप कभी ऐसे अंदर की तरफ शक करते हो तो क्या होता है, अंदर यहाँ का प्रेशर आपने कम कर दिया, यहाँ अंदर का प्रेशर आपने कम कर दिया, और यहाँ पे P ATM रहेगा, वो उसके इधर की तरफ ऐसे प्रेस कर देता है, तो शेप ऐसे अंदर की तरफ हो जाता है। ये समझे? समझने का तरीका ये है कि ए पर प्रेशर ज्यादा है, बी पर प्रेशर कम है। सर क्यों? क्योंकि ए ने दबाया हुआ है, ए पॉइंट से ज्यादा फोर्स लगा हुआ है। और कैसे समझाया यार? गुब्बारे का एग्जाम्पल दिए, चुटपुटिया का एग्जाम्पल दिए, डंडे का एग्जाम्पल दिए, और कैसे बताया? अब छोड़ो, अब ए पर प्रेशर और बी पर प्रेशर हमको ये तो पता चल गया कि ए पर प्रेशर ज्यादा होगा, पर कितना ज्यादा होगा तो वो आप देख सकते हो ऐसे टन टन नन नन नन। अभी आप समझे थे कि भाई ये एक कर्वेचर है, ये एक कर्वेचर है, यानी ये एक लिक्विड का एक गोले का पार्ट है ना, ये एक गोले का पार्ट है। और आपको पता है गोले के अंदर का प्रेशर आप कैसे लिखते हो, गोले के अंदर का प्रेशर आपको लिखना आता है, आपको दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो लिखना आता है। पर सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपको तो ये पता चल गया कि PA माइनस PB वो पॉजिटिव आएगा, मतलब हमें PA माइनस PB करना ही होगा, पर 4T/R लिखे कि 2T/R लिखे। पहला जवाब ये है। ये मान लेते हैं ये जो गोला बन रहा है इसका रेडियस R है। पहले आप ये बात समझो, हम आपको कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं। अब तक आपको शुरुआत में पढ़ाया एंगल ऑफ कांटेक्ट, फिर बताया कि लिक्विड दो टाइप से कांटेक्ट में आते हैं, है ना, या तो फिर आपका थीटा एक्यूट बनाते हैं, फिर आपका थीटा ऑप्टिस बनाते हैं। ओ मर्दबा, हम एक चीज भूल गए कि आपको थीटा एक्यूट है वो दिखाई नहीं। देखो यहाँ पे लिक्विड, और इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे लिक्विड और सरफेस का कांटेक्ट है। देखो यहाँ पे लिक्विड और सरफेस का कांटेक्ट, और यहाँ पे लिक्विड उसका कांटेक्ट है। समझ आ रही बात कि भाई यहाँ पे आपको दो कांटेक्ट मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं, दो लेयर पे। भाई देखो इस एंगल को आप ध्यान से देखो, भाई यही तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा। एक यहाँ पे आपने डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट बन गया। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तभी तो आपको मिलेगा। भाई दो इंटरफेस मिले, एक इंटरफेस ये रहा, एक इंटरफेस ये रहा, दोनों के बीच का एंगल कैसे दिख रहा है आपको? क्लियर है बात? क्योंकि यहीं पे तो ध्यान से देखो, यही तो वो पॉइंट है जो एयर के साथ भी कांटेक्ट में है, जो आपका सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में है। बाकी ये वाला पॉइंट, ये तो लिक्विड के बीच में आ गया ना, तो यहाँ पे आप एक इंटरफेस बनोगे ऐसे, और यहाँ पे आप इंटरफेस बनोगे ऐसे, बस खत्म।
अब ये एंगल देखो, ये थीटा है जो कि आपका एक्यूट आ रहा है, तो ऐसे शेप बन जाता है, दैट्स इट। अब आप मुझे बताओ 4t/r होगा कि 2t/r होगा? ध्यान दो, 4t/r तब लिखते हैं जब आपको 2 लेयर्स मिलती, 2t/r तब लिखते जब आपको 1 लेयर्स मिलती। यहां पे आप खुद सोचो, देखो जब आपको 4t/r बताए थे तो क्या बोले थे कि भाई साहब एक लेयर यहां पे मिल रही है लिक्विड और एयर की, फिर अंदर में एक लेयर आपको और मिल रही थी लिक्विड और एयर की। लेकिन यहां पे अगर आप इमेजिन करो तो भाई यहां पे आपको सिर्फ एक ही लेयर तो मिल रही है जो कि लिक्विड और एयर की है। यहां पे आपको एक ही लेयर तो मिल रही है जो कि लिक्विड और एयर की है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे 2t/r। अब आपको बी का प्रेशर, ए का प्रेशर पता चल गया, पी बराबर होगा पीबी, या आप ऐसे लिख दो ना पीबी का प्रेशर क्या होगा, तो पीबी का प्रेशर आपका हो जाएगा पी माइनस 2t/r, और पीबी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर एट ए कितना है P80m माइनस 2t/r। अब आपसे कोई सवाल पूछ सकता था कि बताओ बच्चा सी पर प्रेशर कितना होगा, तो सी पर प्रेशर कैसे लिखते भाई, बी से कितना नीचे आ रहे हो, मान लो एच नीचे आ रहे हो, तो प्रेशर एट सी होता प्रेशर एट बी प्लस एच रो जी। तो प्रेशर एट सी होता प्रेशर एट बी P80m माइनस 2t/r प्लस एच रो जी। क्लियर है? अब आपका प्रेशर एट सी क्या नहीं होता P80m प्लस एच रो जी, क्योंकि अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे कि भाई ऐसे मैंने एक ट्यूब लिया, उसमें पानी भर दिया, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो हम बोलते थे प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी बराबर P80m होगा बच्चा। क्यों? क्योंकि जस्ट नीचे वाला सरफेस था। तो प्रेशर एट सी होता प्रेशर एट बी प्लस एच रो जी। आप लिखते प्रेशर एट सी इज इक्वल टू P80m प्लस एच रो जी, पर अब नहीं लिख पाओगे जब आपको ये चीज दे दी जाएगी, समझे? तब आपको सोचना पड़ेगा, तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़े, चलो। ये थीटा एक्यूट का केस था। अगला वाला हम केस लेते हैं ऑब्ट्यूस वाला, तो आप इसे नोट करें। चलिए अगला है अपने पास व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस, कि जब अपना थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो क्या होगा। तो पहली बात तो विल नॉट स्टिक टू द सरफेस, विल नॉट दो बार लिख रहा हूं, देख रहे हो, विल नॉट स्टिक टू दी सरफेस, कि भाई वो सरफेस के साथ स्टिक नहीं होगा। ठीक है, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस, ओके इट विल बी गुड। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये अपना लिक्विड का कंटेनर है। अब यहां पे जब आप लिक्विड भरोगे ना तो आपको सरफेस ऐसे देखने को मिलेगी, ऐसे उभरा हुआ। जब आप मरकरी वाला जाके देखोगे थर्मोमीटर तो आपको ऐसे मिलेगा। अब ये वो पॉइंट है जहां पे आपको कांटेक्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक इंटरफेस आपको ऐसे देखने को मिलेगा, एक इंटरफेस आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इनके बीच का एंगल आपको ऑब्ट्यूस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ऑब्ट्यूस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे फिर से अगेन हम 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ए लेंगे, एक पॉइंट बी लेंगे, एक पॉइंट सी लेंगे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है बताइए प्रेशर एट सी कितना होगा, तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। सवाल मेरा अगेन वही है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए पर प्रेशर ज्यादा कि बी पर प्रेशर ज्यादा? तो अब ये सी बात है, आप बलून फुलाने वाले तरीके से समझो कि भाई यहाँ पे बलून अंदर से फूल रहा है, तो अब ये सी बात है यहाँ से किसी ने प्रेशर ज़्यादा लगाया होगा, यानी यहाँ से फोर्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे प्रेशर एट बी विल बी मोर इन कंपेरिजन टू प्रेशर एट ए। इस बार जो आपको गोला बन रहा है वो कुछ ऐसे वाला बन रहा होगा, है ना। यहाँ पे जो आपको गोला बन रहा है वो कुछ ऐसे वाला बनेगा, यहाँ पे आपका जो गोला है कुछ ऐसे बनेगा, जिसका रेडियस हम लोग मान के चल रहे हैं आर है। तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं कि ऐसा है बच्चा, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू होगा 2t/r। अगेन आपको बताना 2t/r क्यों होगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही तो लेयर मिल रही है, 2 लेयर्स नहीं है। जब आपके 2 लेयर्स होती तब आप बोलते कि 4t/r होगा। भाई सोप के केस में, सोप बबल के केस में आपको 2 लेयर्स मिलती, एक लिक्विड एयर का मिलता बाहर, एक लिक्विड एयर का मिलता अंदर, पर ड्रॉप के केस में नहीं होता। ये ड्रॉप वाला ही केस तो है, समझे। तो यहाँ पे 2t/r होगा। प्रेशर एट बी आप कैसे लिखोगे? वो हो जाएगा प्रेशर एट ए प्लस 2t/r। ए पर प्रेशर कितना है? ए पर प्रेशर है P80m प्लस 2t/r। क्लियर है बात?
PB इज इक्वल टू PATM प्लस 2T/R। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया। अब C पर प्रेशर लिखो आप जल्दी से, तो प्रेशर एट C हो जाएगा प्रेशर एट B प्लस H रो जी। बोलो हाँ कि ना। तो प्रेशर एट C इज इक्वल टू PATM प्लस H रो जी इंटू 2T/R का जो आपका अलग से जुड़ जा रहा है वो आपका एक्सेस प्रेशर के रूप में ऐड होता है ना। क्लियर है बात? आपसे पूछा जा सकता है बताओ भैया प्रेशर एट C क्या होता है, तो आप ऐसे लिखोगे। क्लियर है? बढ़िया। अब देखो ये तो आपका हो गया कि लिक्विड जब सरफेस पे अटैच होता है तो क्या होता है। इसी को आप एक स्टेप और आगे बढ़ाओ तो आपको कैपिलरिटी एक्शन मिलता है ना। कैपिलरिटी एक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं अभी हम, है ना। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैपिलरिटी एक्शन की, या कैपिलरी ट्यूब वगैरह आपने स्कूल में नाम सुना होगा, कैपिलरिटी एक्शन। अब ये क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास कोई पतली सी ट्यूब हो ना, अब आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, है ना। आपको कैपिलरी ट्यूब मिलती है आपके स्कूल में, बहुत पतली सी ट्यूब होती है ना। अब बहुत ज़्यादा पतली होती है, मतलब बाल की मोटाई, मतलब सब लोग बोलते हैं कि भाई बाल जितना मोटा उतना मोटा वो ट्यूब होती है। ठीक है, होता क्या है कैपिलरिटी एक्शन में, अगर आप एक पतली सी ट्यूब लो उसे लिक्विड में डाल दो, तो लिक्विड के उसमें कैपिलरी ट्यूब में या तो लिक्विड का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है या तो ऑटोमेटिकली घट जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी एक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी एक्शन। मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने लिक्विड आपने भर के रखा है ना। इस कंटेनर में आपने जो लिक्विड भर के रखा है, यहीं पे हम एक ट्यूब अगर डाल दें, इसी में एक अगर ट्यूब डाल दें तो क्या होगा, अगर आपका जो लिक्विड है ऐसे यहाँ पे होगा, ऐसे यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, तो लिक्विड जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक राइज हो जाता है। ये तो अभी वाटर का केस है, ये थीटा एक्यूट का केस है। लेकिन अगर आपने वही कंटेनर में आपने ऐसा लिक्विड डाला होता, कांच में मरकरी डाला होता, तो क्या होता, मरकरी के केस में आपका होता ऐसे, ये आपने मरकरी ऐड करके रखा है आपने यहाँ पे एक ट्यूब ऐड की ग्लास की, है ना, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं इसको, बहुत पतली सी होती है। अब यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें लिक्विड का लेवल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। अब ये क्यों होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। सवाल मत पूछना सर क्यों होता, भाई होता है। अब क्यों होता है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि साइंस सिर्फ क्यों का जवाब देता है कि क्यों होता है ना, कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। ठीक है, ऐसा सर हो रहा है तो मतलब सर इसे रोक दो, भाई साइंस इसका जवाब नहीं दे पाएगा। मतलब क्यों हो रहा है हम उसका जवाब देखेंगे, है ना, कि वाई दिस हैपेंड, इसमें लिक्विड का लेवल ऐसे क्यों नहीं रह रहा है। भाई ऐसे क्यों नहीं रह रहे हो, रहना चाहिए तुमको लिक्विड का लेवल यहाँ पे ऐसे क्या होने में समस्या है भाई। अब यही जो लिक्विड का लेवल बढ़ रहा है घट रहा है कैपिलरी ट्यूब में या किसी ट्यूब में, उसी को हम बोलते हैं कैपिलरिटी एक्शन। हम इसी की बात करने वाले हैं, तो लिखिएगा पहले व्हेन अ ट्यूब, अब इसे कैपिलरी ट्यूब बोलते हो लेकिन हम लोग ट्यूब नॉर्मली बोलते रहे हैं, इज डिप्ड into a liquid there is automatic rise or fall, ध्यान से देखना, और fall in the level of that tube. This phenomena is known as capillarity action. अब हम बात करेंगे क्यों उठ जाता है, वो तो बात करेंगे। हम इसी को बोलते हैं कैपिलरिटी एक्शन, कि भाई आप लिक्विड में जब ऐड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली राइज हो जाता है, तो कभी कभार फॉल होता है। हम लोग राइज वाले का डेरिवेशन कर लेंगे, समझ लेंगे, उसकी पूरी एनालिसिस कर लेंगे, और फिर वहाँ से एक हम लोग
माइंडसेट बना लेंगे कि अच्छा अगर इसमें ऐसा हो रहा है तो उसमें ऐसा हो रहा होगा, मतलब दोनों का डेरिवेशन नहीं करेंगे, एक को अच्छे से समझ लेंगे और दूसरा हमें ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए फिर आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों उठ जाता है। ठीक है, हम एक्यूट वाले केस की बात करेंगे, ऑप्टिस वाला ऑटोमेटिक हमको समझ आ जाएगा। मानते हैं अपने पास ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में अपने पास पानी भर के रखा है और यहाँ पे अपने पास एक ट्यूब है। क्या है? एक ट्यूब है। तो भाई अगर पानी है तो पानी ऐसे, अरे इतना भी गंदा नहीं आता यार, इतना ज़्यादा नहीं दिखता, ऐसे यहाँ पे कॉर्नर्स पे, फिर ऐसे है, फिर यहाँ भी मानेंगे पानी का लेवल ऐसे है, फिर यहाँ भी मानेंगे पानी का लेवल ऐसे है। ठीक है, यहाँ भी मानेंगे, यहाँ भी मानेंगे। क्लियर है बात? हम मान के चल रहे कि पानी का लेवल नहीं उठ रहा है, हम मान के चल रहे कि पानी का लेवल नहीं उठ रहा है। अब फिर बाद में देखेंगे पानी का लेवल उठता क्या है ना, अभी मान रहे हैं। अब यहाँ पे मानो एक पॉइंट ए है, यहाँ पे मानो एक पॉइंट बी है, यहाँ पे मानो एक पॉइंट सी है, और इसके जस्ट नीचे मानो एक पॉइंट डी है, इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट ई है, और इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट एफ है। क्या आप इन 6 पॉइंट्स का आप मेरे को क्या इन 6 पॉइंट्स का प्रेशर लिख के बता सकते हो? तो जल्दी से लिखो, प्रेशर एट ए कितना होगा, प्रेशर एट बी कितना होगा, प्रेशर एट सी कितना होगा, प्रेशर एट डी कितना होगा, प्रेशर एट ई कितना होगा, और प्रेशर एट एफ कितना होगा। ध्यान से सुनो कि ए बी सी पर प्रेशर तो पी एटीएम ही होगा ना, ये भी पी एटीएम, ये भी पी एटीएम, ये भी पी एटीएम। अब देखो डी वाला पॉइंट जस्ट नीचे है, आपका जो डी वाला पॉइंट है वो जस्ट नीचे है, तो उसका भी प्रेशर पी एटीएम ही होगा। ई का प्रेशर आप लिख के बताओ, और एफ का प्रेशर भी जस्ट पी एटीएम होगा। अब सारा का सारा जो मलबा है ना, सारा का सारा जो आपको भसड़ है, मलबा की बात नहीं है, सब कुछ जो है वो आपको प्रेशर एट ई पर डिपेंड है। अगर आपने प्रेशर एट ई पी एटीएम बोल दिया तो बर्बाद हो। तो आप क्या बता सकते हो प्रेशर एट बी और प्रेशर एट ई सेम होगा? यहां पे तो आपको ऐसे देखने को मिल रहा है ना, ऐसे वाला शेप, यहां पे नहीं मिल रहा ना, इसमें यहां पे बात कर रहा हूं। इसको भूल जाओ भाई। देखो सी और एफ के बीच में आपको एक लेयर मिल रही है सीधी वाली, ए और डी पे भी आपको एक लेयर मिल रही है सीधी वाली, तो ए और डी पर प्रेशर सेम होगा। अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करता, यहाँ पे एक पॉइंट होता, यहाँ पे तो अलग होता, ऑब्वियस सी बात अलग होता, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, आपके दिमाग में आ सकता है डाउट कि सर सी और एफ पे बराबर कैसे है? भाई ऐसे है क्योंकि यहाँ पे आपको एक सीधी लाइन मिल रही है और सी के जस्ट नीचे आपका एफ। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर एट बी, अभी आप पढ़ के आ रहे हो, प्रेशर एट बी विल बी मोर इन कंपेरिजन टू प्रेशर एट ई। भाई वो दबा रहा है ना, कंफ्यूज मत होना। बी पे प्रेशर ज्यादा होगा, ई पर प्रेशर कम होगा, क्योंकि बी दबा रहा है और ई झेल रहा है। और आपको पता है प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ई वो होता है 2t बाई आर। आर क्या होता था? ऐसे रेडियस। आर आप ये कैपिटल आर मानो, यहाँ से आप कैपिटल आर लिखना शुरू कर दो। वो गलती हो गया था मेरे से, क्योंकि आर हम लोग आगे स्मॉल आर यूज़ करेंगे इसकी मोटाई देखने के लिए, है ना, इसका रेडियस जानने के लिए। ऐसे हो गया, ठीक है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया। तो प्रेशर एट ई क्या होगा? प्रेशर एट ई हो जाएगा प्रेशर एट बी माइनस 2t बाई आर। होगा? बोलो बोलो, होगा ना? हाँ, तो प्रेशर एट ई इज इक्वल टू होगा प्री ए टी एम माइनस 2t बाई आर, 2t बाई आर। क्लियर है बात? अब यहां से आप समझो कि इसका प्रेशर है पी ए टी एम माइनस 2t बाई आर। अब आप इन सबको समझो कि भाई डी ई और एफ सेम लेयर पे लाई कर रहे हैं, सेम लिक्विड सेम लेयर। पर आपने जो पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। डी ई एफ जो है ये लाई करते हैं, लाइज ऑन सेम लेयर ऑफ सेम लिक्विड। क्या लाई कर रहे हैं? जब ये सेम लेयर ऑफ सेम लिक्विड पे लाई कर रहे हैं तो दोनों का प्रेशर, तीनों पॉइंट का प्रेशर बराबर होना चाहिए। पर आप क्या बोल रहे हो कि सर प्रेशर एट डी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रेशर एट ई, और प्रेशर एट एफ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रेशर एट ई, बट आप ये बोल रहे हो। तो अब क्या होगा? अब दूसरी चीज आपने ये पढ़ के रखा था
कि अगर प्रेशर कहीं पे ज्यादा होगा और कहीं पे प्रेशर कम होगा तो लिक्विड ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि प्रेशर का डिफरेंस सेम ना हो जाए, मतलब जीरो ना हो जाए, जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए। तो यहां पे देखो ये आपका हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर वाला रीजन है, ये भी हाई प्रेशर वाला रीजन है, ये आपका लो प्रेशर वाला रीजन है। तो यहां से लिक्विड फ्लो करेगा और इसको ऐसे राइज करा देगा। क्या आपको ये बात समझ आई कि भाई यहां से लिक्विड फ्लो करेगा और यहां से फ्लो करेगा और इसको राइज करा देगा? क्या आपको ये बात समझ आई? और कब तक राइज होगा, है ना, लिक्विड विल राइज, है ना, कैसे लिखे, है ना, बट ये है सो ऐसे लिखो, ऐसे, एंड इसको भी लिखो, एंड pressure at F is greater than pressure at E. So liquid will flow from D to E and F to E। कि भाई आपका जो लिक्विड है, देखो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, तो यहाँ से लिक्विड ऐसे फ्लो करेगा ऊपर की तरफ, मतलब फ्लो करेगा, और फ्लो करने की वजह से लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम डी टू ई एंड एफ टू ई। दिस विल ड्यू टू दिस, ऐसा लिखो, ड्यू टू दिस देयर विल बी rise in the level of liquid in tube। ध्यान से सुनना, हमने अपनी एनालिसिस की माना कि भाई लिक्विड मान लो नहीं उठता है, ध्यान से सुनना इस बात को, हमने माना कि लिक्विड नहीं उठ रहा है तो हमने ऐसा बना दिया। हमने जब इसकी एनालिसिस की तो पाया कि भाई ई पर प्रेशर तो कम है इन कंपैरिजन टू डी और एफ। हमने पढ़ा था कि अगर लिक्विड सेम है, सेम लेयर पे है, तो वहां पे प्रेशर सेम होता है। अब उसको फॉलो करने के लिए ई पर प्रेशर कितना कम है, 2T/R कम है, तो यहां से लिक्विड यहां की तरफ फ्लो होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक कि डी पर प्रेशर, ई पर प्रेशर और एफ पर प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो वही चीज लिखी है, और इसी वजह से आपको यहां पे इन पॉइंट्स पे राइज देखने को मिलता है, और तब तक राइज होगा जब तक यहां का प्रेशर इतना ज्यादा ना हो जाए, है ना। बात समझ आई? अब ऑब्वियस बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि कितना राइज होगा, ये भी हम बताएंगे, ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई लिक्विड में प्रेशर कितना राइज होगा। चलिए पहले हमको ये तो समझ आया कि लिक्विड में प्रेशर राइज होगा, अब कितना राइज होगा यानी कितना ऊपर उठेगा उसकी बात करते हैं। तो ये आप नोट कर लो, नोट कर लिए। चलो हम लोग बात करते हैं कितना राइज होगा। चलो पहले राइज कराने का एक फोटो बनाते हैं, है ना, कि राइज वगैरह कर चुका है, एच हाइट ऊपर जा चुका है। अब यही रीजन है कि मैं मिटा के आता हूँ, देख रहे हो मिटाने में कितना टाइम लग रहा है। चलिए अब हम बनाएंगे ऐसा फिगर कि जिसमें अपना लिक्विड जो है वो ऊपर उठ चुका हो, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। अब मान लेते हैं कि एच हाइट तक उठ चुका है ना, यहां पे मान लेते हैं एच हाइट तक उठ चुका है, ठीक है। अब इस पे भाई अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं, चलो यहां पे पॉइंट मानते हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहां पे एक पॉइंट सी है, ठीक है, और ठीक है, ओके, और यहां पे एक पॉइंट मान ले रहे हैं ई है। अब आप मुझे बताओ प्रेशर एट ई और कितना होगा और प्रेशर एट सी कितना होगा। तो आप बोलोगे सर प्रेशर एट ई और प्रेशर एट सी जो होगा वो पी एटीएम के बराबर होगा, है ना। क्या होगा, प्रेशर एट ई और प्रेशर एट सी पी एटीएम के बराबर होगा। क्लियर है बात? अब आप क्या यहां से लिख सकते हो प्रेशर एट बी, यहां से आप आ के लिख सकते हो। जरा आप मेरे को प्रेशर एट सी लिख के बताना, वो होता प्रेशर एट बी प्लस एच रोजी, यही होता। अब आप प्रेशर एट बी लिख के मेरे को बता सकते हो, एक मिनट,
चलिए हम मान चुके हैं कि अब यहाँ पे तो हमने पता कर लिया कि लिक्विड राइज होगा इस ट्यूब में, हम मान लिया कि लिक्विड एच हाइट राइज हुआ। अब कितना एच हाइट राइज हुआ हम उसको निकालने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। तो आप क्या यहाँ से लिख सकते हो बी पर प्रेशर, अब ये सी बात है आपने बहुत बार लिखा है, तो क्या होगा जल्दी बताओ। ए पर प्रेशर, देखो बी पर प्रेशर निकाल लेते हैं, बी पर प्रेशर कम होगा तो बी पर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा 2T माइनस आर, है ना। तो आप लिखते पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू, कहीं लो भाई, है ना, 2T बाई आर, तो P एट बी इज इक्वल टू होगा PATM माइनस में 2T बाई आर। वो चीज़ ला के यहाँ पर प्लेस कर दोगे तो आपको मिलेगा PC इज इक्वल टू PATM माइनस 2T बाई आर प्लस H रो जी। P एट सी कितना है, यानी प्रेशर एट सी भी तो PATM है, तो PATM प्लस इज इक्वल टू PATM माइनस 2T बाई आर प्लस H रो जी। अब देखो PATM से PATM कैंसिल आउट, आपको मिलेगा H रो जी इज इक्वल टू 2T बाई आर। H क्या है, हाइट राइज इन ट्यूब, वो आपको मिल रहा है 2T बाई आर रो जी। अरे बोलो भैया समझ आया कि नहीं आया। H बराबर 2T बाई आर, 2T अपॉन आर रो जी, ठीक है। सॉरी, क्या आपको ये समझ आया? पूरा मलबा समझ आया, ऊपर से गया। क्लियर है ना। चलो अब आप में से काफी लोग का डाउट होगा, सर आर तो आप इसका रेडियस मान रहे हो, तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ ये भी डाउट है। तो हम लोग इस रेडियस को नहीं, इनको आराम से क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ना एलिमिनेट कर देते हैं। कहाँ गया वो, हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं विद मोटाई ऑफ दिस ट्यूब। अब कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी थोड़ी सी मैथमेटिक्स है थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, समझने के लिए दिमाग चाहिए होगा, है ना। ऐसे आप देखो कि अगर इस ट्यूब के इस वाले पोर्शन का मैं थोड़ा सा जूम वाला व्यू बनाऊं तो आप देखोगे कि ये ऐसे कुछ है, ये जूम वाला व्यू है, ये तो है। फिर मैंने इसको बड़ा किया था, ऐसे यहाँ पे एक रेडियस आर बनाया था, है ना, ऐसा करके कुछ तो भी था, है ना, वो बड़ा सा रेडियस है। फिर मैं और ये रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं। हे समझे कि नहीं समझे? हाँ। अब इस ट्यूब का रेडियस मान लो आर है, अब ऐसा बात है, ट्यूब का रेडियस मान लेते हैं आर, ये इसका सेंटर होगा कुछ स्मॉल आर। आपको पता होना चाहिए भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ तो होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह बन रहा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। अब ये 90 है ना, ये देखो ये और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। फिर समझो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल एंगल 90 है, तो ये थीटा नहीं हो जाएगा। डिटेल में जाके करना, मैं कर देता हूँ। देखो कि भाई ये एंगल पूरा ये पूरा एंगल कितना है 90 है, ये पूरा एंगल, तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल ये कितना है 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। अब आपको कुछ ऐसा फिगर देखने को मिल रहा है कि भाई ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये आपका थीटा एंगल है। तो यहां से आप क्या यूज कर सकते हो, आप कॉस वाला लगा दो, तो यहां से आपका मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई आर। आपको आर को एलिमिनेट करने को मिल जाएगा आर बाई कॉस थीटा से। आप उस वाले फॉर्मूले में कैपिटल आर की वैल्यू पुट करोगे तो आपको हाइट राइज का फॉर्मूला जो आपको बुक्स में मिलता है वो मिलेगा 2T अपॉन में आर रो जी इंटू कॉस ऑफ थीटा। बोलो समझ आया? 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। समझे कि नहीं समझे? देखो फिर समझाते हैं कि भाई ये फिगर को हमने जूम किया, इतना बड़ा बनाया। अब ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट था जो कि थीटा था, ये आपका रेडियस था, ये आपका मतलब ये उसका रेडियस था ना अब इस ट्यूब का, और ये आपका उस गोले का रेडियस था जो हम बना रहे थे कैपिटल आर और स्मॉल आर में। हमने रिलेशन निकाला जो कि कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा था। हमने कैपिटल आर की जगह पे यहाँ पे ये पुट किया तो हमें मिल गया ये, और ये आपके लिए
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है H बराबर 2T cos थीटा अपन R रो G। अब इसको समझो कि भाई दिए गए लिक्विड के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो जो चीज़ है वो सेम होगा, तो cos थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, आप जो लिक्विड भरे हो वो तो कांस्टेंट रहेगा ही, और टेंशन सरफेस टेंशन में तो मटेरियल भी डिपेंड करता ही है, दो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो आपका हाइट राइज है ये क्या था, रेडियस ऑफ पाइप था, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ पाइप के। आप इतनी चीजें नोट करो फिर हम बताते हैं आगे, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आपका जो फॉर्मूला आया था डेरिवेशन वगैरह जो भी था ठीक है, आपने पढ़ा कि अगर हम किसी लिक्विड को किसी ट्यूब को किसी लिक्विड में डालेंगे तो ट्यूब के लेवल में मतलब जो लिक्विड का लेवल है या तो फॉल कर जाएगा या तो राइज कर जाएगा। कितना करेगा उसका फॉर्मूला था 2T अपॉन में R रो जी। देखो कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, गलती मत करना वरना भुगत जाओगे। कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर है और आपने R इज इक्वल टू R बाई कॉस थीटा पढ़ा, तो आपने यहां से रिलेशन निकाला कि भाई इसी का एक फॉर्मूला आता है 2T cos थीटा अपॉन में स्मॉल r रो जी। यहाँ पे जो आपका स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ पाइप है, क्या है, रेडियस ऑफ पाइप है। अभी हम आपको जस्ट बताएं कि भैया t कांस्टेंट होता है, किसी लिक्विड और किसी सरफेस के लिए cos थीटा भी कांस्टेंट होगा, g तो कांस्टेंट है ही, रो कांस्टेंट होगा। आपने पता किया कि जो हाइट राइज हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है वो डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ पाइप पे, यानी आप जितनी पतली सी पाइप लोगे उतना ही ज्यादा लिक्विड में राइज होगा, हाइट राइज होगा। मतलब h अगर आप ज्यादा चाहते हो तो रेडियस आप कम कर देना, और अगर आप h को कम चाहते हो तो आप रेडियस ज्यादा कर देना, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर मरकरी ले लें तो क्या होगा, यानी ये पहला पॉइंट था आपका, दूसरा पॉइंट ये आपका पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट में था कि इफ थीटा इज इक्वल टू ऑब्ट्यूस, इफ थीटा आपका ऑब्ट्यूस हो गया तो क्या होगा, अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूस होता है, आपने पढ़ा है कि कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, तो आपको h इज इक्वल टू मिलेगा माइनस में 2T कॉस ऑफ थीटा अपॉन, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा बेसिकली यार, आपको h निगेटिव मिलेगा। और h क्या था, हमने माना था राइज था फ्रॉम लेवल, अब ये निगेटिव आ रहा था मतलब यहाँ पे आप जीरो मान रहे थे, अगर ऊपर जा रहा था तो प्लस आ रहा था, अब नीचे मतलब निगेटिव हो जाएगा, तो h बराबर निगेटिव मतलब क्या है कि देयर विल बी, देयर ये हील क्यों रहा है भाई, देयर विल बी ड्रॉप इन द लेवल, कि भैया लेवल में ड्रॉप होगा, हमेशा राइज हो ये जरूरी थोड़ी ना है, अगर आप मरकरी डाल दोगे तो उसमें ड्रॉप हो जाता है ना, क्लियर है बात, मरकरी डालोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें ड्रॉप हो जाता है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए ये तो हो गया। अच्छा एक चीज आप समझो, एक चीज आप समझो वो ये है कि अगर आपने कोई पाइप, मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, चलो अब इसे नोट कर लो फिर आते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का, ये आपको मजा दिलाएगा, अच्छा लगेगा आपको। मान लेते हैं आपने एक लिक्विड लिया, उस लिक्विड में आपने मतलब पानी लिया, पानी में आपने एक ट्यूब डाला, है ना, आपने एक ट्यूब डाला। अब ट्यूब डालते ही आपने ये देखा कि भाई ट्यूब डाला पानी में तो आपका लिक्विड का लेवल राइज होगा, मान लो यहाँ तक उठ गया, मान लो यहाँ तक उठ गया, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, यहाँ तक मान लो उठ गया, ऐसे यहाँ तक, ये हाइट आप मान लो कुछ भी आई होगी, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको जो फॉर्मूला है वो क्या है, h बराबर 2T cos थीटा अपॉन में r रो जी। अगर आप ध्यान से देखो ये और ये सब चीज़ें कांस्टेंट थी, सिर्फ ये वेरिएबल था, पर अगर मैं इसे भी फिक्स कर दूं, भाई एक ट्यूब के लिए कितना राइज होगा हाइट में, मतलब पानी कितना ऊपर उठेगा वो तो फिक्स है ना, तो अगर आप
सब कुछ आपको पता है, तो आप जब डालोगे तो ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, है ना, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। अब मान लो कुछ भी आई 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं आपका आया 10 सेंटीमीटर कि भैया हाइट राइज 10 सेंटीमीटर होगा, तो ठीक है, आपने देखा कि ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ रही है, आपकी ट्यूब 10 सेंटीमीटर से बड़ी थी, हमने क्या किया, ट्यूब को कट कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हमने कट कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जितना चाहिए था 10 सेंटीमीटर था 10 सेंटीमीटर हो गया। मान लो हम इसको और काट दें, अब मान लो 10 सेंटीमीटर यहां तक था, अब हमने छोटा कर दिया, मान लो 7 सेंटीमीटर का कर दिया, थाला फॉर ए रीजन, है ना। मान लो 7 सेंटीमीटर कर दिया, आप क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। 7 सेंटीमीटर अगर कर दिया तो आप मुझे बताओ क्या होगा? क्या आपको ये लग रहा है कि पानी ऐसे फ्लो कर जाएगा? क्या फुहारा बन जाएगा? अगर आपको ये लग रहा है तो भैया गलत है। अगर आपको लगता है कि भाई 10 सेंटीमीटर उठा था पहले, पर अगर उसी में हम 7 सेंटीमीटर की पाइप डाल दें, ध्यान समझना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मान लो आपके पास 2 ट्यूब है, दोनों ट्यूब का रेडियस सेम है, दोनों ट्यूब का रेडियस सेम है, आपने डाला और ये पाया कि जो ये मान लेते हैं आपका जो ट्यूब है ये 12 सेंटीमीटर का है और ये आपका 7 सेंटीमीटर का है। आपने पाया इस लिक्विड को जब पानी में डाला तो आपने पाया कि यहाँ से, मतलब यहाँ से एकदम ऐसे, यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर वाला है, इसमें जो लिक्विड का राइज हुआ वो 10 सेंटीमीटर का हुआ। तो अब ये सी बात है, 12 सेंटीमीटर का था तो 10 राइज झेल सकता है, पर अगर आपने इसी में 7 सेंटीमीटर वाला डाला तो क्या होगा? क्या पानी फुहारे के समान बाहर निकलेगा? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप जो सोचते हो गलत सोचते हो यार। आपने पिछली बार भी यही सोचा था सेम में कि गुब्बारा छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला बड़ा हो जाएगा, ये होता था, ये एक्चुअली में होता था। आपने क्या सोचा था? आपने सोचा था कि छोटा वाला गुब्बारा बड़ा हो जाएगा और बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। काहे भैया, अपने दिमाग काहे लगाते हो? सोचो, मतलब सीखो, है ना। तो एग्जाम में आपको जो लगे कि ये सही है वो टिक मत करके आइएगा, जो सोचते हो उसका बिल्कुल उल्टा ही होता है। समझो यहाँ पे कि क्यों नहीं होगा, रीज़न बिहाइंड डेट कि जैसे जैसे आप इसको कट करना शुरू करोगे ना, जैसे मान लो ये आपके 12 सेंटीमीटर का ट्यूब था, यहाँ तक पानी उठा, जब आप पानी को कट कर दोगे ना, जब इसके बराबर लेके आओगे आप देखोगे पानी का जो लेवल है ना वो ऐसा ना होगा, ये अब हल्का सा थोड़ा सा एंगल कम बनाएगा, मतलब वो रेडियस बड़ा कर लिया। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे वेरी करना शुरू कर देता है। या आपको ये फॉर्मूला याद हो कि H बराबर होता है 2T अपॉन R रो। जी ध्यान से समझना इस बात को, T कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, R और H कांस्टेंट नहीं है। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको क्या मिल रहा है? एक कांस्टेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जल्दी बताओ भैया, R इंटू एच की वैल्यू एक कांस्टेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्या रहा है? R को इधर भेजोगे तो 2 कांस्टेंट, T कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, G कांस्टेंट। एक कांस्टेंट मिला कि नहीं मिला? छोटा सा टॉपिक है, समझो पहले। R इंटू एच कांस्टेंट है, अगर R इंटू एच का मल्टीपल कांस्टेंट है तो जो R इंटू एच यहाँ पे आया था वही R इंटू एच यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि H फ्लो कर जाएगा तब क्या मानोगे? R तो खत्म हो जाएगा ना तुम्हारा। तो भाई जैसे ही समझो इस बात को, अगर आपने 7 सेंटीमीटर वाला ट्यूब इसमें डाला तो भाई लिक्विड इस लेवल पे आ जाता है, मतलब वो अपना रेडियस बढ़ा लेता है। बात समझ आई? तो आपको अगर लगता है लिक्विड फ्लो होगा तो भाई नहीं होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि यहाँ पे हमने अपना फ्लूइड डायनेमिक्स का एक पोर्शन खत्म किया, यानी सरफेस टेंशन का एक पोर्शन खत्म किया है। हमें विस्कोसिटी पढ़नी है, स्टोक्स लॉ पढ़ना है, पॉइजन इक्वेशन पढ़ना है, रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ना है, ये छोटे छोटे चुटर पुटर के टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो एक लेक्चर और लगेगा, इसके बाद हम लोग अपना खत्म कर लेंगे। और दूसरी चीज, आपको ये वीडियो कल मिलने वाला है और कल है हैप्पी न्यू ईयर, तो आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, मतलब मेरी तरफ से एडवांस है, पर आपको टाइम पे मिलेगा। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।